हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं रिसेंटली एग्जाम हुआ था ज्येष्ठ तथा सहायक संपरीक्षक, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए थे उनके सॉल्यूशन पे आज डिस्कस करने वाला हूं। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो हम सेट सी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 जो कि मैथ्स का क्वेश्चन था को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 15% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सी and a is equals to x% of c, then find the value of x। दिया हुआ है यदि a का 30% बराबर b का 15% तथा b बराबर c का 20% हो और a जो है c का x% है तो x का मान ज्ञात करना था। तो किस तरीके से होगा? बहुत आसान सा है, जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। 30% ऑफ का मतलब गुणा a, 15% ऑफ का मतलब गुणा b। तो यहां से देखा जाए तो a इन द फॉर्म ऑफ b निकाल लूं तो 15/30 b होता है। ठीक है, यहां से a बराबर 1/2 b हो जाएगा और हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और यहां से b का मान दिया हुआ है। सेकेंड केस दिया हुआ है b बराबर 20% ऑफ c, मतलब 20/100 गुणा c। तो 1/5 c है b का मान। तो अगर मैं यहां पे रख दूं b का मान, a बराबर 1/2 गुणा 1/5 c, तो a बराबर 1/10 c होता है ये। और हमको दिया हुआ है ये, क्या दिया हुआ है कि a बराबर x% ऑफ c। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 लेकर के, तो 1/10 c बराबर x/100 c। तो c और c कैंसिल आउट हुआ, यहां से x बराबर 10, आंसर आ गया 10। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होगा। बहुत आसान था। ठीक है, सिर्फ क्या करना था, जो गिवन था उससे सॉल्व करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 140% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 14/27। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किसी भिन्न के अंश को 140% बढ़ाया गया तथा उसी भिन्न के हर को 200% बढ़ाया गया, जिससे जो रिजल्ट आया वो 14/27 मिला। तो बताइए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है व्यापम में, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। या तो इसकी मिसप्रिंटिंग क्वेश्चन में हुई है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई है, या तो ऑप्शन ही गलत लिए गए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसा बनाया जाएगा वो दिखाता हूं। उसके बाद जैसे ऑप्शन है, जो इसमें मिस्टेक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 140% बढ़ाया गया, तो किसी वस्तु में 140% बढ़ाया गया। जैसे कि कोई भिन्न मैंने मान लिया a/b है, a/b है, मैंने अंश में बढ़ाया 140%। तो दो तरीके से किया जा सकता है, या तो इसको ऐसा लिखा जाए, अंश में a में a का 140% बढ़ाया गया, या इसको और आसान तरीके से सीधा सीधा ये लिखा जा सकता है, भिन्न था a/b, इसमें 140% बढ़ाया गया। a अपने आप में 100% होगा, इस 100% में जब 140% और बढ़ाऊंगा तो अपने आप में 240% हो जाएगा। तो a का 240%, नीचे भी b में 200% बढ़ाया गया। b अपने आप में 100%, उसमें जब 200% और बढ़ाया जाए तो वो आ जाएगा 300%। तो b का 300%, तब जाके मुझे भिन्न प्राप्त होगा 14/27 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया। a/b बराबर 14/27, ये 300 जाएगा ऊपर, ये 240 आएगा नीचे। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 10 बार में, ये 8 बार में, ये 5 और ये 4। यहां से आगे कैलकुलेट किया गया, 2 ये 7, तो 35/54। तो एक्चुअली इसका आंसर आना चाहिए था 35/54, पर यहां ऑप्शन में 35/54 नहीं था। तो ये प्रश्न हो सकता है विलोपित कर दे, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि उसमें बोला गया a का 140% बढ़ाया गया, तो वो 240% ही होगा। पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन में जो एरर है वो मैं बताता हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा बोला जाता कि किसी भिन्न के अंश को
140% कर दिया गया, मतलब उसके भिन्न के अंश में 140% नहीं बढ़ाया गया, उसके अंश को 140% कर दिया गया। तो यहां पे क्या होता, a बटे b इसका 140% हो जाता और इसका 200% हो जाता। उस केस में अगर ये क्वेश्चन दिया होता ये, तो यहां से हम हल करते हैं, ये 100 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए। a बटे b बराबर 14/27 गुणा 200/140, ये 10 और ये 7, ये 7 दूने 14 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20/27। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि अंश को 140% तक बढ़ाया गया या कर दिया गया और हर को 200% तक कर दिया गया या 200% कर दिया गया उसको, ठीक है, उस केस में ये सॉल्यूशन होता और हमारा आंसर था 20/27 ऑप्शन बी। तो जो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है उसके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए था, पर ये आंसर नहीं है ऑप्शन में। जो इस क्वेश्चन का मेन दूसरे तरीके से लिया जाए तो ये तरीका होगा, लेकिन उसमें लैंग्वेज का एरर होगा। अगर इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा तो आंसर फॉर श्योर यही होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपको गिवन है, अ मैन बॉट गुड्स वर्थ ₹6,000 and sold half of them at a gain of 10%. At what gain percent must he sell the remainder so as to get the gain of 25% on the whole? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी, उसमें से आधी वस्तुएं वह व्यक्ति 10% के लाभ पर बेच देता है। अब यह पूछा गया है कि शेष आधी वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि संपूर्ण वस्तुएं बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन बनाने के दो तरीके मैं बताऊंगा आपको। पहला एक कन्वेंशनल तरीका होगा, दूसरा मैं मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट को इसमें मर्ज करूंगा। तो दोनों तरीके से मैं डिस्कस करता हूं। पहला तरीका देखते हैं, यदि 6,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी गई होलसेल टोटल, अब इसकी आधी वस्तुएं कितने की होंगी? तो आधी वस्तुओं का मैं पहला क्रय मूल्य ले लेता हूं 3,000, दूसरी आधी वस्तुओं का मैं दूसरा क्रय मूल्य 3,000 रुपए ले सकता हूं, क्योंकि आधी आधी वस्तुएं बेची गई, 6,000 क्रय मूल्य पूरे का, तो आधे का 3,000, आधे का 3,000। इस केस में लाभ हुआ 10% का, 10%। तो इस केस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% मतलब 300, 3,300 रुपए विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है। वैसे ही यहां पे कितना लाभ प्रतिशत होगा यही निकालना है। अगर सभी वस्तुओं पर 25% का लाभ हुआ तो मैं सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं, ठीक है। तो सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। इस तरीके से सूत्र अपन याद करते हैं, या ये देख सकते हैं 100% में खरीदा है, 25% बढ़ा दिया, 125% में बेचेगा। सॉरी। तो इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 125/100। यहां से जब कैलकुलेट किया जाए तो ये आ जाएगा कितना? 7,500 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। इस तरीके से हमने विक्रय मूल्य निकाला। संपूर्ण पर पूरी की पूरी वस्तुएं बेचने पर इतना विक्रय मूल्य है, आधी वस्तुएं बेचने पर इतना विक्रय मूल्य है। तो यहां का विक्रय मूल्य मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? ये सभी वस्तुएं बेचने का विक्रय मूल्य है, ये आधी वस्तुएं, तो शेष आधी वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP2 क्या हो जाएगा? 7,500 माइनस 3,300 रुपए। तो यहां से मुझे 4,200 रुपए में बेचनी पड़ेंगी ये आधी वस्तुएं। मुझे कुल लाभ चाहिए था 25% का, मतलब मुझे सभी वस्तुएं मिलाकर 7,500 रुपए में बेचनी थी, जिसमें से आधी वस्तुएं मैंने 3,300 रुपए में बेच दी हैं। तो शेष आधी वस्तुएं बेचने के लिए कितने रुपए? तो ये मैंने निकाला 4,200। तो यहां पे ये मेरा आया 4,200 रुपए। अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है लाभ जो कि है 1,200 बटे क्रय मूल्य जो कि है 3,000 गुणा 100। तो ये 40% हमारा आंसर आ गया। तो लाभ प्रतिशत जो होगा सेकेंड केस में, जो आधी वस्तु है वो 40% लाभ पर बेची जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा 40%।
ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कन्वेंशनल वे पर। अच्छा, इसको सॉल्व करने का ना एक और तरीका है, एलिगेशन। आप सभी ने मिक्सचर एलिगेशन जरूर पढ़ा होगा, तो मिक्सचर एलिगेशन लगाते हुए मैं मान लेता हूं पहला लाभ अगर 10% है, दूसरा लाभ मैं मान लेता हूं x% लाभ पर बेचा गया, आधी वस्तुएं इस पर और आधी वस्तुएं x% लाभ पर बेची गई। अब देखें कि कुल पर हमें 25% का लाभ हो रहा है, तो मैं मीन वैल्यू जो यहां पे रखता हूं उसको 25% रख देता हूं। अब जब एलिगेशन लगाया जाता है तो रेशियो कैसे निकालते हैं सभी को ज्ञात होगा, ये क्रॉस में सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 25%, ये हो जाएगा 25% माइनस 10%, तो ये x माइनस 25% अनुपात जो रेशियो निकलता है वो होगा कितना, 15%। ये किस रेशियो के बराबर होगा, देखो सीधा सा फंडा था, जो रेशियो निकला वो कितनी वस्तुएं किस किस लाभ पर बेची गई उस पे निकला, तो आधी आधी बोल रहा है मतलब 1:1 का रेशियो होगा, तो ये 1:1। यहां से जब सॉल्व किया जाएगा x माइनस 25 बराबर 15 आ जाएगा, प्रतिशत कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 25, 40% हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एलिगेशन लगा के हम इसको बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते थे शॉर्टकट के थ्रू, ये कन्वेंशनल मेथड है, हमको दोनों तरीके आने चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमें ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें ये देखना है चारों में से कौन 99 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 99 से भाग देख के तो हम देख सकते हैं, पर कुछ ट्रिक्स होती हैं चेक करने की। तो कोई संख्या 99 से कब भाग जाएगी? कोई संख्या 99 से तभी भाग जा सकती है जब वह संख्या 9 तथा 11 दोनों से पूर्णतः भाग चली जाए। क्वेश्चन में 99 से भाग पूछा है, हम ये चेक कर लें अगर कि कोई संख्या 9 से और 11 से दोनों से भाग जा रही है, मतलब वह संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो हमें ये चेक करना होगा। तो देखिए 9 से भाग का नियम हमने पढ़ा हुआ होगा, जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से भाग चला जाएगा वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ये 9 का रूल था। 11 का रूल क्या होता है, उनके ऑल्टरनेट प्लेसेस का योगफल निकालो, उनका अंतर निकालो, उस अंतर को ये देखो कि या तो वो 0 हो या तो वो 11 का कोई गुणज हो, तो वह 11 से विभाजित हो जाएगी। इन दोनों नियमों को अप्लाई करने के लिए पहले 9 का नियम लगाते हैं, जिसमें 9 का नियम लग जाएगा वो 11 से विभाजित होगी। अब उसमें 11 का नियम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसमें क्या यह संख्या 9 से विभाजित हो रही है। देखा जाए 9, 18, 19, 20, 25, 30। ऑप्शन सी को अगर मैं चेक कर लूं, 30 9 से भाग नहीं जा रही है, खत्म। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या ये 9 से भाग जा रही है? 10, 3, 13, 20, 23, 24। 24 भी 9 से भाग नहीं जाता, अर्थात यह भी 9 से भाग नहीं जाएगी। अब हम आते हैं ऑप्शन बी में, 9, 12, 16, 17, 18, ये 9 से भाग जा रही है, तो ये आंसर हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, 9, 17, 23 और 4, 27, ये भी 9 से भाग जाती है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये हम 9 से निकाल लिए ऑप्शन ए और बी। अब इसमें हम चेक करते हैं 11 से कौन सा नंबर भाग जा रहा है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन ए, ये मैंने क्या बोला, ऑल्टरनेट प्लेसेस को जोड़ दो, 4 और 6 10 और ये 8, 4 और 6 10 और 8 18, ऑल्टरनेट प्लेसेस जोड़ने पे 18 आया। ये ऑल्टरनेट जोड़ो, 0 + 0 + 9 9। इन दोनों का अंतर देखो, ये 9 आ रहा है। ये अंतर या तो 0 होता या तो 11 का गुणज होता, तो यह 11 से भाग चला जाता, पर ये 9 आ रहा है तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो कंफर्म है आंसर बी आएगा। हम बी भी एक बार चेक कर लेते हैं 11 से भाग जा रहा है कि नहीं। अब ऑप्शन बी लेते हैं, 1 1 4 3 4 5, ये ऑल्टरनेट प्लेसेस 1 और 4 5 और 4 9 आ गया। नीचे जोड़ा जाए, 1 और 3 4 और 1 4 और 5 9 आ गया। तो 9 - 9 जब 0 आ गया,
अतः यह संख्या 11 से विभाजित होगी। जब यह संख्या 11 और 9 दोनों से जा रही है तो यह 99 से भाग चली जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में ये बोला गया है, विच नेचुरल नंबर इज नियरेस्ट टू 2515 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 65। 2515 के सबसे पास वाली कौन सी संख्या है जो 65 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और भाग जाना चाहिए 65 से, तो 65 होता है आपका 5 गुणा 13, ठीक है, 5 गुणा 13। अब देखिए अगर कोई संख्या 5 और 13 दोनों से भाग चली जाएगी मतलब वो 65 से भी भाग चली जाएगी। अंडरस्टूड है? अब देखिए हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं 5 से विभाजित हो रहे हैं। 5 से भाग का नियम क्या होता है, इकाई अंक में 0 हो अथवा 5 हो, तो चारों ऑप्शन 5 से तो भाग जा रहे हैं। अब अगर मैं ये देख लूं 13 से कौन कौन सी संख्या भाग जा रही है तो वही उत्तर हो सकते हैं। चेक करते हैं, पहला ऑप्शन 2535 भागित 13, 13 एकम 13 हुआ, 12 बचा 13 निया, उसके बाद यह हो गया 13 पंचे, 195 बार में 13 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये 65 से भाग जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको देखा जाए 35 और 85, 60 का अंतर है, किसी एंगल से 13 से विभाजित नहीं होगा। ये देखा जाए 25 कम है लेकिन 13 दूनी 26 होता है तो ये भी भाग नहीं जाएगा, 13 दूनी 26 तो ये भाग चला जाएगा। अब जो हमारा उत्तर होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि दोनों 13 से भी भाग जा रहे हैं, 5 से भी भाग जा रहे हैं। अब मुझे चेक करना है दोनों में से कौन सा उत्तर लिया जाए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2515 के नियरेस्ट नंबर लेना है। 2515 के नियरेस्ट 2535 है, अतः यह उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, होपफुली ये समझ आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, 58वें प्रश्न की ओर, जो कि दिया गया है 1 + 1/1 + 2/3 + 4/1 + 1/3, इसका मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को जब आपको सॉल्व करना हो तो आप यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाइए, बड़ा इजीली आंसर आएगा। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 और 1 4/3 होगा जो कि पलटेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 + 4 गुणा 3/4, क्योंकि नीचे है पलट के ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 12/4, ये हो जाएगा 24/4 मतलब 6, तो इसकी वैल्यू आएगी 6 और 2/6 मतलब हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व किया जाए अगर तो 1 धन 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3। अब ये 4/3 वहां पलटेगा। अब पूरे को सॉल्व किया जाए तो 1 + 3/4 हो जाएगा पलट के, 4 और 4 एकम 4 और 1 3, ये 7/4। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा 7/4। एक बार फिर से समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप पीछे से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे 4/3 आया। अब ये 4/4/3 है, ये पलटेगा तो 4 गुणा 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, या तो इसको काट लो, 3 और 3 6 कर लो, या तो इस तरीके से सॉल्व करके करो, 6 आ जाएगा। इतने पोर्शन का वैल्यू 6 आया। अब 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा, तो बचा क्या 1 धन 1/3, तो बचा क्या 1 ये। अब इसको सॉल्व करने पे आया 4/3, अब ये 4/3 फिर पलटेगा 3/4 हो जाएगा, तो बचा क्या 1 धन 3/4। इसको हल करने पे आया 7/4। बहुत आसान है, पीछे से स्टेप बाय स्टेप हल करो, 10-15 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 59 क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है √0.00002209 वर्गमूल 0.000002209, इसका मान क्या होगा। अब देखिए 2209 के पहले सब जीरो हैं, तो पहले 2209 का वर्गमूल देखते हैं जो कि आएगा 47। ठीक है, तो अब मुझे ऑप्शन में सभी में 47 है, इसको छोड़ के, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही डिडक्ट हो गया। अब ये 47, लेकिन दशमलव कहां लगेगा, ये या ये कैसे पहचाना जाए। बहुत आसान है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि वर्गमूल है तो वो अंक आधे हो जाएंगे,
8 की जगह 4 अंकों के पहले दशमलव लगाना है, तो 47 के पहले 2 शून्य और लगाओ, 4 अंकों के पहले दशमलव, ये आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है ये आंसर, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो बोला गया है 0.5 की घात 4 ऋण 0.4 की घात 4 बटे 0.5 की घात 2 ऋण 0.4 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 0.5 का वर्ग पूरे का वर्ग x टू दी पावर m होल पावर n लिखा जा सकता है। वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं 0.4 का वर्ग पूरे का वर्ग डिवाइडेड बाय 0.5 का वर्ग ऋण 0.4 का वर्ग। अब यहां पे मैं एक नियम लगा देता हूं, ये वाला x की घात माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इस रूल से मैं इसको रीराइट करूं अगर, तो आ जाएगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये रूल अपन बचपन से जानते हैं, इसको मैंने अप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में। नीचे दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू सेम एज इट इज है, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ इतना बच जाएगा। इसको हल किया जाए 0.5 का वर्ग हो जाएगा 0.25, 0.4 का वर्ग हो जाएगा 0.16। इसको जब सॉल्व किया जाए तो 0.41 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो इस प्रश्न में पूछा गया है 0.23 का क्यूब माइनस 0.01 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.23 स्क्वायर प्लस 0.0023 प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान निकालना। देखिए सीधा सीधा एक सूत्र की तरह बन रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये एक्चुअली में 0.23 इंटू 0.01 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू दे रहा है, तो मैं इसको एक फॉर्मूले में बिठा सकता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक सूत्र बन रहा है। ठीक है, देखा जाए तो अगर a लिख लूं मैं 0.23 को तो a क्यूब हो जाएगा, माइनस 0.01 को b लिखूं तो b क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये a लिखा हुआ है तो ये a स्क्वायर, ये ab और ये b स्क्वायर। अब इसकी जगह ये सूत्र अगर मैं रख दूं उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी डिवाइडेड बाय है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ओनली बच गया a माइनस बी। तो क्वेश्चन में मैंने a माना था 0.23 को, b माना था 0.01 को, यहां से आ जाएगा 0.22, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 1:2 हो तो 5m प्लस 2n अनुपात 5m माइनस 2n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें दिया गया है a अनुपात b और यहाँ पे m और n का उपयोग किया गया है, मतलब या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई है या तो क्वेश्चन गलत है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा एक उत्तर होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें m और n का कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था ज्ञात नहीं किया जा सकता, पर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन था ही नहीं कि ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, एक बार के लिए वो लिया जा सकता है, पर क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता होना चाहिए था। अगर क्वेश्चन में a अनुपात b दिया है तो ये m और n की जगह a और b होना चाहिए था, या a और b की जगह m अनुपात n दिया होता 1:2, तब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। शॉर्टकट से निकालना था 5m प्लस 2n डिवाइडेड बाय 5m माइनस 2n। तो यहां से अगर मैं m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 डायरेक्ट भी पुट करूं तो भी हमारा आंसर सही आता है। चेक करते हैं, 5 गुणा 1 प्लस ये माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, 9/1 9 आता। अगर ये m अनुपात n होता,
या फिर ये ए और बी दिया होता है mn की जगह पर इस प्रश्न को विलोपित किया जा सकता है क्योंकि इसमें उत्तर होना चाहिए था ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63 बोला गया है द प्रिंसिपल दैट अमाउंट्स टू ₹1323 इन 2 years at 5% per annum compound interest compounded annually is, मतलब हमें बोला गया है किस धन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसका चक्रवृद्धि मिश्र धन 2 वर्ष में 1323 रुपए हो जाएगा। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका मैं लेता हूं बेसिक फॉर्मूले वाला जो होता है a = P1 + R/100 पावर m, जहां n समय को प्रदर्शित करता है। तो यहां पे अगर अमाउंट रखा जाए तो वो है 1323 रुपए। मूलधन हमको निकालना है, दर दी है 5% बटे 100, घात में रखा जाएगा 2 क्योंकि समय 2 वर्ष है। यहां से जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा P 21/20 की घात 2, तो ये हो जाएगा 1323 × 20 × 20 बटे 21 × 21, ये मूलधन आ जाएगा। अब देखिए मूलधन 21 से यहाँ चारों ऑप्शन बिना पॉइंट के हैं तो कटने की संभावना 100% है 21 की। तो यहाँ से जब 21 से भाग दिया जाएगा तो ये शॉर्ट कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 बार में 126 और ये 3 बार में, और ये चला जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 4 × 12, मूलधन बराबर 1200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ सूत्र में मान रखो और उत्तर ले आओ। पर अगर हमको थोड़ा और फास्ट करना है इसको तो कुछ बेसिक होते हैं, हिट एंड ट्रायल से अपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बिना भी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है प्रीवियस ईयर का ब्याज और टोटल मूलधन, उन दोनों पर जो ब्याज लगता है नेक्स्ट ईयर में वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इस तरीके से अगर मैं ये देखूं कि 5% साल में ब्याज लग रहा है और मूलधन में ऑप्शन से उठाऊं, अगर ऑप्शन ए उठाऊं 1050, तो 1050 का 5% कितना हो जाएगा, 1050 का 5% होगा 52.5, 52.5, लगभग 105 और कुछ अमाउंट, मतलब लगभग कितना हो जाएगा 110-115 रुपए। अगर इसमें 110 के आसपास जोड़ूंगा तो भी 1323 नहीं पहुंच रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसल आउट। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1200, तो 1200 का पहले साल और दूसरे साल का ब्याज निकालते हैं क्योंकि 2 साल में दिया गया है। पहले साल का 5%, 12×5 = 60, दूसरे साल का 5% 3, 123 रुपए ब्याज मिल रहा है और मूलधन ये है, दोनों को जोड़ने पे 1323 हो रहा है, मतलब 100% हमारा जो ऑप्शन बी होगा वही मूलधन होगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000 फॉर 1 year एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यदि 6000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक निकाला जाए और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर निकाला जाए तो दोनों का अंतर पूछा गया है। तो देखिए वार्षिक चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि क्या होता है पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि का मतलब ये होता है जो हमारे ब्याज की गणना होगी वो वार्षिक तौर पर होगी, साल में 1 बार होगी। पर जहां अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की बात मतलब साल में 2 बार, क्योंकि आधे साल में 1 बार, तो साल में 2 बार ब्याज की गणना होती है। तो इस प्रकार से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो पहले वार्षिक चक्रवृद्धि की गणना की जाए तो 6000 का 4% मेरा ब्याज होगा 240 रुपए। जब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की बात होती है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा आपका दर को आधा करना। क्यों? यदि दर साल में 4% लग रही है, अब गणना करनी है 6 माह में, तो 6 माह में 2% लगेगी। तो सबसे पहला स्टेप r becomes to r/2, 4/2, 2% पर गणना करनी होगी। साल में 2 बार, पहला छमाही
और दूसरा छमाही, 2 छमाही में साल खत्म हो जाएगा। पहला छमाही 6000 का 2% 120 रुपए, दूसरा छमाही मूलधन का 2% तो होता ही है, प्लस प्रीवियस ईयर का जो ब्याज होता है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है ना। अब जब छमाही छमाही करना होगी तो पहले 6 माह के जो ब्याज है उस पर 2%, तो इसका 2% जो होगा वो हो जाएगा 2.4। अब देखा जाए तो ये आता है 242.4 रुपए, ये आता है 240 रुपए। इन दोनों का अंतर पूछा गया है तो अंतर होगा 2.4 रुपए आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले के, बेसिक कंसेप्ट से। क्लियर है? चलिए, इस प्रश्न में दिया गया है यदि 2 की घात x ऋण 1 धन 2 की घात x धन 1 बराबर 320 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम इस प्रकार के जब कुछ होते हैं तो उसको जोड़ना मुश्किल होता है, तो इसको कैसे करेंगे? मैं एक काम कर सकता हूं, 2 की घात x भागित 2 ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? x की घात m बटे x की घात n बराबर x की घात m ऋण n। तो जब ये हो सकता है तो इससे ये क्यों नहीं हो सकता? ये पावर 1 है एक्चुअली, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली 2 लिखा हूं। क्लियर है? तो इसके थ्रू मैं ये लिख सकता हूं, प्लस वैसे ही x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m धन n कर सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 की घात x गुणा 2 मतलब 2 की घात 1, ये हो गया 320 के बराबर। अब मैं यहां से 2 की घात x कॉमन निकाल लूं तो बचेगा 1/2 धन 2, कर सकता हूं ये, यहां से आ जाएगा 320। तो 2 की घात x इसको सॉल्व करूंगा तो 5/2 आएगा 320। तो 2 की घात x बराबर 320 गुणा 2/5, 5 से भाग दो, 5 64 बार में चला जाएगा। 2 की घात x बराबर 2 की घात, इसको 2 की घात में लिखो। आप फैक्टर ट्री मेथड यूज कर सकते हो, अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं बनता है तो ये ऐसा चला जाएगा फैक्टर ट्री। इस तरीके से हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7 लिख सकते हैं। अब 2 की घात 7 मतलब x बराबर आपका 7 आ जाएगा उत्तर। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, चलिए, तो जैसे हमने अभी इतने प्रश्नों को डिस्कस किया है, हम अपने अगले लेक्चर वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जो कि फूड इंस्पेक्टर को लेकर के स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम गणित तथा रीजनिंग और जो फूड एक्ट होंगे उसमें, और जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए पूरा ऑफलाइन बैच चलाने वाले हैं, और ऑनलाइन के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो किसी को अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007409669, इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या ये नंबर है 8871738136, इस नंबर पे आप कॉल अथवा व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं हमारे ऑफलाइन तथा ऑनलाइन अपकमिंग बैचेस के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ सेपरेट मैथ्स रीजनिंग की भी क्लासेस होती हैं और कंप्लीट पीएससी और व्यापक की भी क्लासेस होती हैं। तो कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।